नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक पर, जिसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। 18 साल में पहला ये मौका है जब हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक होने जा रही है। ऐसे में बीजेपी की ये बैठक कई मायनों में काफी खास है, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि बीजेपी इस बैठक से एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करेगी। वहीं साल 2023 में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में बैठक से कई तरह के कयास भी लगने शुरू हो चुके हैं कि आखिर इस बैठक का आयोजन या फिर मकसद है क्या दक्षिण विजय अब बीजेपी का मेन प्लान है, एजेंडा है, उस पर फोकस बीजेपी कर रही है। साथ ही यह सवाल भी खड़ा उठता है कि दक्षिण को साधने की अब रणनीति बीजेपी की क्या होगी। क्या ओवैसी के गढ़ में बीजेपी के लिए यह राह इतनी आसान होती हुई नजर आएगी? इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं कि बैठक के दौरान क्या कुछ तमाम दिग्गजों ने कहा। जाना आए हैं, यहाँ पर रणनीति बनेगी। एक दिन ये राज्य भी भारतीय जनता पार्टी का होगा और यहाँ भी हमारी सरकार एक दिन जरूर बनेगी। ऐसे तो कार्य समिति की बैठक है, उसमें जो एजेंडा है उस पर चर्चा होती है। सर, क्या एक्सपेक्ट करते हैं साउथ में बीजेपी अपना एनडीए जो है तेलंगाना में खास करके कैसे देखते हैं? देखिए, देश भर में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस कार्य समिति के बाद मेरा विश्वास है पूरा कि तेलंगाना में भी होगा। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तमाम तरह की रणनीतियां बनती हुई नजर आएगी। 2023 में हैदराबाद में चुनाव होने हैं, उसको लेकर तो यहां पर चर्चा होनी ही है। साथ में 2024 के लोकसभा का भी एजेंडा सेट करना है। ऐसे में जनतंत्र के कुछ सवाल हैं जो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि क्या दक्षिण विजय का अब बीजेपी का ये नया प्लान है और इसके साथ ही क्या दक्षिण को साधने की कोशिश में अब बीजेपी साकार होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अब जो रणनीति है कार्यकारिणी की बैठक को लेकर यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। तमाम दिग्गज मौजूद हैं। ऐसे में अहम सवाल यही कि क्या ओवैसी के गढ़ में राष्ट्रवाद का जो तेवर है वो बीजेपी की तरफ से काम होता हुआ नजर आएगा। हैदराबाद में बीजेपी की बैठक हो रही है। ऐसे में बैठक शुरू हो चुकी है। आखिर इस बैठक का क्या मकसद है? और इसी मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है, जहां अश्विनी शाही बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए और इंदुकान सिंह जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। शुरुआत अश्विनी शाही जी मैं आपसे करना चाहूंगी। हैदराबाद के तेलंगाना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी? हम लोग जो है तेलंगाना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो पूरे देश में होती है, लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर भी इस तरह से हमको दक्षिण भारत में कर्नाटक में तो हमारी सरकार है, लेकिन तमिलनाडु में और यहाँ पर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया काम किया था। यहाँ से हमारे 4 सांसद जीते हैं और 3 विधायक हमारे हैं। तो अब वहाँ पर और जमीन को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने के लिए इस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होना नितांत आवश्यक होता है और पार्टी इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है। लेकिन वहाँ पर भी हम बूथ मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। आने वाले चुनाव में तेलंगाना के माथे पर बल पड़ चुका है भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को देखते हुए, और भारतीय जनता पार्टी के अगले मजबूत जो है विरोध का सामना करना पड़ेगा तेलंगाना में टीआरएस को। हालांकि बीजेपी लंबे समय से देखा जा रहा है कि दक्षिण को किस तरह से साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एमएनसी एक बहुत छोटे दल का चुनाव होता है। छोटे चुनाव में भी जो बीजेपी के तमाम दिग्गज हैं उन्होंने पूरी ताकत यहाँ हैदराबाद में झोंकते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जो बीजेपी कार्यकारिणी की ये बैठक हो रही है, इसमें सीधे तौर पर आपने कहा कि चुनाव को लेकर एक मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं कि अब बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। लेकिन इस बीच ओवैसी के गढ़ में क्या राह उतनी आसान साबित होती हुई नजर आएगी? देखिए ऋतु जी, वहाँ पर 2018 में इलेक्शन हुए तो भारतीय जनता पार्टी को 10% वोट मिला था और 2019 में जो इलेक्शन हुआ वहाँ पर हम 19% पर भी पहुंच गए। तो जब हम लोगों ने आम जनता में पहुंचने का काम किया है तो हम सबको मैसेज देने की बात कर रहे हैं कि एक मजबूत उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में हो गया है और सत्ताधारी जो ये टीआरएस है वो सोच में है इस समय भारतीय जनता पार्टी के इस उभार से। तमिलनाडु में ऐसे ही हमारे जो है वोट का परसेंटेज बढ़ा है, तमिलनाडु में, केरला में हमारे वोट का परसेंटेज बढ़ा है। अभी आज की स्थिति है कि मैं आपको भविष्यवाणी की बात नहीं करता हूँ, ज्योतिषी नहीं हूँ, मगर साउथ के 3 राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में 1 नंबर पर, अगले चुनाव में बहुत बेहतर चुनाव लड़कर 1 नंबर पर रहने की कोशिश में है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में 2 ही दल वहां तमिलनाडु में रह जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में अपना पैर बहुत तगड़ा पसार रही है। हमारे कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं, हमारे लोग गांव गांव गली गली इतना काम कर रहे हैं, बूथ मैनेजमेंट पर काम हमारा हो रहा है। इस समय स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अनुकूल है वहां। इंदु कांची, आपका रुख करूंगी। सर, आपने हर राजनीति, हर चुनाव को बहुत बखूबी देखा है। ऐसे में अगर हैदराबाद का जिक्र करें तो बीजेपी की एक तरफ तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। ऐसे में अश्वनी शाही जी ने अभी खुद बताया कि 2018 में 10% वोट बीजेपी के हक में आए थे और 2019 का जिक्र करें तो 19% वोट आए थे। ये जो 9% की बढ़ोतरी एक साल में हुई, क्या वो 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें 100% या 50% भी आपको नजर आता है? देखिए, राजनीति में, खासतौर से राष्ट्रीय राजनीति में चीजों को इस नजर से देखने के बजाय मेरा यह मानना है कि देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में आज ये स्थिति है कि पूरे देश में, हर क्षेत्र में, हर राज्य में भाजपा की उपस्थिति है। पहली बात, जो पार्टी 1984 में 2 सीट पे थी, आज देश के आप सोचिए आधे से अधिक राज्यों में अपने बलबूते पर सत्ता में है। तो ऐसे में देखिए, और आपने जो खुद जिक्र किया और शाही जी ने भी बताया आपको कि हैदराबाद के स्थानीय निगम चुनाव में जिस तरह से बड़े पैमाने पे पार्टी ने पूरी कैंपेन की, बिल्कुल, और उस कैंपेन का उसको फायदा हुआ कि 9% उसके वोट्स में इजाफा हुआ। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, हैदराबाद को कभी भी ये टीआरएस का गढ़ तो जरूर है, लेकिन ओवैसी का गढ़ नहीं है। ओवैसी का गढ़ सिर्फ हैदराबाद शहर है, तेलंगाना नहीं है। तो ऐसे में जो वैक्यूम है, जो वहाँ स्पेस खाली है रितु जी, उस स्पेस को भरने के लिए पूरे देश में, देखिए मोदी जी ने गवर्नमेंट बनाते ही देश में क्या कहा था कि हमें पूरे देश को कांग्रेस मुक्त करना है। जब केंद्र की सत्ता में भाजपा आई मोदी जी के नेतृत्व में, उस समय मुख्य विपक्षी पार्टी कौन सी थी पूरे देश में? ज्यादातर राज्यों में या जो नंबर 1 की विपक्ष पार्टी थी वो थी कांग्रेस। और उन्होंने पहले ही कह दिया कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। अब आप देखें, धीरे धीरे करते करते इस लक्ष्य पे अगर वो बढ़े ठीक से, अगर आप देखेंगे तो आज लगभग 8 वर्षों के शासन में कांग्रेस की अपनी सत्ता सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में रह गई। और जो बाकी विपक्षी दल हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने, जैसे आप देखें, कहीं न कहीं से एक वर्किंग रिलेशन रहा है बीजू जनता दल से इनका उड़ीसा में, और बाकी भी कई क्षेत्रीय दलों से, नीतीश कुमार से जेडीयू से है बिहार में, लेकिन टीआरएस से भी, इनफैक्ट तेलंगाना के भी लोग, इनको सरकार वहां पे कुछ मुद्दों पर मोदी की पहली सरकार में सपोर्ट किया उन्होंने, इंपॉर्टेंट मुद्दों पर। लेकिन जब से भाजपा ने अपनी धमक बढ़ाई तेलंगाना में एक राजनीतिक दल पे कि हमको वहां पे आना है सत्ता में, या हम एक मजबूत पार्टी के तौर पे आए, तब से टीआरएस के कान खड़े हो गए हैं और वो कोई मुद्दा उचित हो या ना हो, विरोध पे उतर जाती है मोदी गवर्नमेंट के। इसके कारण ऑटोमेटिक इनके पैर वहां जमते जा रहे हैं। और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मुख्य उद्देश्य, जैसा शाही जी ने कहा, कि जब एक पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी, वो भी भाजपा जैसी सबसे बड़ी पार्टी का देश में इस समय जो है, वहां पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, तो सारे बड़े नेता आते हैं, उसकी जो कवरेज होती है उससे वहां पे उनकी प्रेजेंस होती है, और वो ये संदेश देते हैं वहां की जनता को कि वी मीन बिजनेस, और अब हम आ रहे हैं और यहाँ पे हम सत्ता की लड़ाई भी लड़ेंगे। तो क्या ये माना जाए कि 2023 का चुनाव की जो रणनीति है वो तो बनेगी, लेकिन अब जो रास्ता 2024 लोकसभा चुनाव का है उसकी रणनीति भी यहीं से बनती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए 2024 की भाजपा की एक बड़ी अच्छी खासियत है मोदी के नेतृत्व में। पहले इतना रणनीतिक तौर पर इतनी स्ट्रांगली वो नहीं लड़ते थे। 2024 की लड़ाई वो 2019 में ही शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जब 2019 का चुनाव वो जीत के आए तो कभी आपने उनको खाली बैठे देखा? लगातार देश में हर क्षेत्र में कैसे अपने को मजबूत करें काम करते रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो उनकी विपक्षी हैं, जैसे कांग्रेस का हमने नाम लिया, या इवन समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय में 2022 में चुनाव हुए जब उत्तर प्रदेश में, तो आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी उसके पहले सोई हुई थी। बिल्कुल, बल्कि कांग्रेस कई जगहों पर विपक्ष में की भूमिका में दिखाई देती थी, जबकि उसका अस्तित्व लगभग नहीं के बराबर था उत्तर प्रदेश में।
वो कब जगे? जब चुनाव का शंखनाद होना था उसके पहले, अर्थात लगभग 1 साल पहले, 8 महीने पहले। तो ऐसे नहीं होता है। आप जनता के साथ हर मुद्दे पे खड़े होते हैं, उनके समस्याओं को लेकर अगर सत्ता में है तो काम करते हैं, विपक्ष है तो आवाज उठाते हैं, बदलाव की कोशिश करते हैं। तो आप आज की स्थिति में देखेंगे तो तेलंगाना में टीआरएस के खिलाफ कोई मजबूत विपक्ष नहीं है। भाजपा चुनाव लड़ेगी तो जैसे उन्होंने वेस्ट बंगाल में किया, देखिए उन्होंने दमदारी से अगर चुनाव लड़ा, उसका लाभ क्या हुआ उनको कि वहां पे बेशक वो सत्ता में नहीं आए, लेकिन आप ये देखें कि अगर वो 2 सीट से 3 सीट से 77 सीट पे आगे वेस्ट बंगाल में, और कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां पे लगातार 3 दशक तक सत्ता में थी, बिल्कुल सफाया हो गया। कांग्रेस को 1 सीट बिल्कुल, नहीं मतलब मिली। साफ तौर पर तो कहा जा सकता है कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो आज कर रही है, हैदराबाद के तेलंगाना जो मुख्य केंद्र बना हुआ है, यहाँ आगे की रणनीति तो सेट होगी और एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अश्विनी जी, आपका रुख करूंगे। तमाम तरह की रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से सत्ता में काबिज हो जाए और हैदराबाद दक्षिण का कर्नाटक के बाद हैदराबाद भी अब बीजेपी के नाम हो जाए। ऐसे में अगर बात करें ओवैसी की, ओवैसी का गढ़ यहाँ पर हैदराबाद माना जाता है और तेलंगाना में किस तरह से जातिगत समीकरण है वो आप बखूबी जानते हैं। और बीजेपी की तरफ से बैठक से पहले ही कह दिया गया था कि हैदराबाद में किसी भी तरह का हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाएगा। तो हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे या आगे की जो रणनीति है वो फिर किस आधार पर बनती हुई नजर आएगी? हैदराबाद, जहां तक तेलंगाना की बात है, ओवैसी का गढ़ आप तेलंगाना आपने कहा, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने एकदम से स्पष्ट किया कि हैदराबाद है, और हैदराबाद में भी कुछ जगह है, ऐसा नहीं है कि पूरे हैदराबाद में उनका वो है। हाँ, पूरे तेलंगाना से उनके विधायक 5 साल जीते हुए हैं, लेकिन ओवैसी का गढ़ नहीं है वो, और हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है वहाँ। वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है अपने कामों के बल पर। कांग्रेस को खत्म करने का काम टीआरएस ने किया। जब पहली बार सरकार आई चंद्रशेखर राव जी की, तो उन्होंने 15 कांग्रेसी विधायकों को तोड़ लिया। उसके बाद दूसरी सरकार जब उनकी आई है तो उन्होंने 12 लोगों को तोड़ा, तो कांग्रेस को तो उन्होंने समाप्त कर दिया। एक जगह खाली हो गई कांग्रेस के वहां से मिटने के बाद। कांग्रेस तो वहां से धीरे धीरे मिटी और जगह खाली हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने उस जगह को भरने में देरी नहीं की और हम लोग हर जगह पहुंचकर अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक नारा दिया है, चालू डोरा सेलाऊ डोरा, मतलब आपको जितना करना था आपने कर लिया, अब निकलिए यहाँ से चंद्रशेखर जी के लिए। हमारे कार्यकर्ता यही नारा वहां लगा रहे हैं तमिल में और सारी तेलुगु में ये बोलते हैं। तो अब उनको हम लोगों ने बता दिया और वहां की जनता भी यही कह रही है कि इन्होंने बहुत कुछ किया और परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अपने बेटे को भी उन्होंने आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी लगभग हर प्रदेश में परिवारवाद के खिलाफ है। भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने की बात की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बोला कि कई लोगों का टिकट हमने कटवाया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि परिवारवाद को हम लोग बढ़ावा दें अपने पार्टी में। तो हम लोग उसके भी विरोध में है। वहाँ इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और वहाँ की जनता हमारे साथ है। और ये नारा जो हम बता रहे हैं, ये नारा वहाँ पर वहाँ की आम जनता लगा रही है कि टीआरएस अब यहाँ से जाए, भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता खाली करिए। लेकिन अगर ओवैसी ने टीआरएस के साथ गठबंधन कर लिया तो आप लोगों की राह क्या मुश्किल होती हुई नजर आएगी इस दौरान, या फिर बीजेपी पूरी तरह से सक्षम यहाँ पर रहेगी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा? देखिए, आपने 2019 का चुनाव देखा और एक बेमेल गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, बुआ और बबुआ। दोनों का वोट परसेंटेज अगर 2017 के चुनाव का मिला लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं टिकती थी उसके आगे। लेकिन 19 में जो चुनाव हुआ, उस 19 के चुनाव में दोनों लोग आए और कितनी सीट मिली ये देखने वाली बात। लेकिन 2017, 2019 और 2022 उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये तीनों में जो आंकड़ा था, फीसदी बढ़ोतरी लगातार देखी गई थी, लेकिन आंकड़ा कई मायनों में काफी ज्यादा था। लेकिन हैदराबाद के तेलंगाना, ये पूरे हैदराबाद का जिक्र करें तो आपने खुद बताया कि 10 से सिर्फ 19% बहस यहाँ पर इजाफा हुआ। रितु जी, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उस पर ही आ रहा हूँ। मैंने बताया कि 2017 में जब सपा और बसपा अलग अलग लड़ी थी तो उसके वोट का परसेंटेज देखिए, दोनों मिला दिया जाए उस समय तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं टिकती थी। लेकिन जब दोनों मिल गए तो ये लोग 40% नहीं पहुंच पाए, हम 50% पहुंच गए। अभी वहां तेलंगाना पर मैं आ रहा था, तेलंगाना में हम 19% पर पहुंच चुके हैं और सबसे ज्यादा टीआरएस 41% पर है उस समय। तो 41 और 19 के बीच का जो परसेंटेज है 20% का फासला है।
अब इस फासले को हम आगे अगर बढ़ाते हैं तो हमारी सीटों में इजाफा होगा, तो घटेगा किसका, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं वहां। तो अब इस चीजों में स्थितियां एकदम से भारतीय जनता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जो है 50% वहां पा जाएंगे, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, कोई भी आ जाए, चाहे ओवैसी से वो गठबंधन कर ले, कांग्रेस से कर ले, अकेले लड़े, जो भी है, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत प्रतिद्वंदी की तरह उनके सामने डटी हुई है और इस 19% को हम 39% तक ले जाने के उसमें है। उसके बाद हमारी सरकार अपने आप बनती हुई दिखती है। ठीक है, एक बार फिर इंदुकांत जी आपका रुख करूंगी। हैदराबाद का तेलंगाना क्या मुख्य केंद्र बीजेपी की बड़ी बैठक का इसलिए भी है क्योंकि देश भर में किस तरह से हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं, किस तरह से हिंसात्मक घटनाएं सामने आ रही है, और ऐसे में ओवैसी के फिर भड़काऊ बयानबाजी भी यहाँ पर उग्र होती हुई नजर आती है। ये सीधा संदेश ओवैसी को देने के लिए तो तमाम राज्यों में जब चुनाव होते हैं, राज्य चुनाव, तो लोग कहते हैं कि ओवैसी तो भाजपा के अंदर से सपोर्ट करते हैं, उनको सहयोग करते हैं। तो ऐसे में वो तो कोई फैक्टर ही नहीं है। हैदराबाद को अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी का केंद्र बनाने के पीछे मुख्य कारण है, जो आपने पहली बात कही कि साउथ में, अगर दक्षिण भारत में द्रविडियन स्टेट में आप जाएंगे तो जिन जगहों के नाम से पहचान बनती है उसमें चेन्नई, जिसको पहले मद्रास कहते थे जी, और ये हैदराबाद और बेंगलोर, ये 3 शहर, और अगर केरला में जाएंगे तो उनके कोचीन और तिरुवनंतपुरम, ये 2-3 शहर। तो इन 3-4 शहरों में ही दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स का जो धुरी रहा है। अब हैदराबाद का क्या फायदा है? देखिए, हैदराबाद में अगर आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो पहले के आंध्र और तेलंगाना जो दोनों संयुक्त, जब आंध्र राज्य था तो आंध्र प्रदेश की वो राजधानी थी। दूसरा, आज की डेट में वो तेलंगाना की राजधानी। तीसरा, वहां पे निजाम का शासन था, जो आप कह रहे हैं ना, ओवैसी को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, निजाम का शासन था। जब देश आजाद हो रहा था तो कहीं से चुनौती दी जा रही थी नए राज्य को, जो नया गठन हो रहा था सरकार का केंद्र में, तो वो सबसे बड़ी चुनौती एक जम्मू कश्मीर में थी, और उससे भी ज्यादा निजाम की चुनौती थी हैदराबाद की। तो ऐसे में उस जगह पे, और खास तौर से हैदराबाद शहर की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे ओवैसी बंधुओं का गढ़ है। आप इसकी थोड़ी सी देख सकते हैं कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर के कल जब मीडिया में कई मुद्दों पे चर्चा हो रही थी, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट का जो मामला आया था नुपुर शर्मा को लेकर के, तो ओवैसी बंधु जगह जगह चैनल्स पे अपनी बातें फिट करा के बात करके क्या कह रहे थे कि भाजपा जो हैदराबाद में गई है उसको वहां माफी मांगनी चाहिए। तो इतना दर्द ओवैसी को क्यों हो रहा था? क्योंकि उनके गढ़ में भाजपा अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कर रही है। अब वो ये इससे आप ये समझिए कि भाजपा के लिए ओवैसी नहीं कोई चुनौती है, लेकिन ओवैसी को ये बात समझ में आ रही है कि वो जो अपना पंख फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तेलंगाना में, उसके भविष्य बहुत कमजोर, बहुत अंधकार में दिख रहे हैं। अश्वनी जी, इसी से जुड़ा एक सवाल, हालांकि मुद्दे बहुत हैं और अगर हैदराबाद का जिक्र किया जाए तो पानी, फंड और नौकरी ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इनको लेकर तो आप लोग रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से सौगातें दी जा सकती है, क्योंकि हैदराबाद में अभी फिलहाल इन तीनों को लेकर किसी भी तरह की ना कोई योजना बनाई गई, ना अब कोई भी बड़ी सौगातें दी गई है। अब बीजेपी के आने में किस तरह का बदलाव होता है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच अगर जिक्र सिर्फ नुपुर शर्मा के विवादित बयान का किया जाए तो इसका असर क्या 2023 के हैदराबाद चुनाव में आप लोगों को देखने को मिलेगा? क्योंकि ओवैसी के साथ साथ जो तमाम दल हैं उनकी तरफ से भी इस तरह के बयानों को, इस तरह के मुद्दों को उठाने की और भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, वहाँ की जनता, भारत की पूरी जनता प्रबुद्ध जनता है और इन सब ऐसे बयानों पर कोई बहुत ज्यादा लंबा टिकने वाला मामला ये सब नहीं है। कुछ जगहों पर लोग इसको फैला रहे हैं और कुछ जगहों पर जो मोदी विरोधी नैरेटिव चलाना चाहते हैं वो लोग इस चीज को बहुत उठा रहे हैं। जैसा कि अभी इंदु जी ने कहा कि उन्होंने ओवैसी बंधुओं ने जो है किस तरीके से वहां पर टेलीविजन पर कहना शुरू कर दिया कि भाजपा आ रही है और ये है, तो ये एक माहौल बनाने की कोशिश वहां पर हो जाएगी। लेकिन इसका कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, वहां पर जो टीआरएस सरकार है वो भ्रष्टाचार में आतंक तक डूबी हुई है। भारतीय जनता पार्टी पहले वहां के लोगों को उससे निजात दिलाने की कोशिश कर रही है। बाकी अपने जितने भी लोग हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर आज जो बैठक हो रही है, इस बैठक से एक ऊर्जा का संचार करने में हम जरूर कामयाब होंगे अपने कार्यकर्ताओं में,
जो अभी तक ये सोचते थे कि भाई दिल्ली की पार्टी है, अभी दिल्ली में है, यहाँ तक नहीं है, लेकिन बहुत धीरे 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 हमारे कार्यकर्ता गांव गांव में हर वर्ग पर सबका साथ सबका विकास की बात लेकर बिल्कुल उत्तर के साथ अब दक्षिण को साधने की कोशिश आप लोगों की हो रही है। एक सवाल और कि वंशवाद का मुद्दा आप लोग हमेशा उठाते हुए हर चुनाव में नजर आते हैं, क्या हैदराबाद में भी इस तरह का वंशवाद के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि केसीआर है और ऐसे में आप लोगों की तरफ से ही आरोप इस तरह के लगाए गए हैं कि केसीआर की जो बेटी है वो भी सरकार चला रही है, केसीआर के दामाद भी यहाँ पर सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, उनका जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि अखिलेश जी वंशवाद कर रहे हैं, हर जो है लालू प्रसाद जी वंशवाद की बात हो रही है, सोनिया गांधी परिवार में वंशवाद चल ही रहा, उसी तरीके से टीआरएस भी उससे अछूता नहीं है। और वहां पर जिस तरीके से अपने ही परिवार में उन्होंने उस चीज को बांटा हुआ है, तो वहां की जनता इससे भी त्रस्त हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद का विरोध करती है। वंशवाद का मतलब जो है एकदम सारे लोग उसी में, इसीलिए तो भ्रष्टाचार बढ़ा है। वंशवाद अगर रहेगा तो भ्रष्टाचार रहेगा। वंशवाद को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हम लोग इतना वहां की जनता को बताने में जरूर कामयाब हुए हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी तो आपका प्रगति और तेजी से होगा। जो वहां पर हैदराबाद में आप छोड़ते तेलंगाना के अन्य जगहों पर आप चले जाइए, अभी भी वहां पर गरीबी बहुत है, अभी भी वहां पर लोग जो है खेती तो बहुत है, खेत में कुछ पैदा नहीं कर पाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज है जो भारत सरकार उनको डबल इंजन की अगर सरकार होगी तो दे सकती है, अभी कम मिल रहा है उनको। उनका हक जो है वहां की सरकारें अपना जेब भरने पर लगी हुई है, किसानों पर, नौजवानों पर, वहां पर अभी कुछ नहीं दिया जा रहा है। इन सब चीजों को जो ये गैप है, इस गैप को भरने भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंच चुकी है और अगला चुनाव हम लोगों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण भी है आप लोगों के लिए चुनाव। एक सवाल इसी से जुड़ा ये लूंगी कि जिस तरह से वंशवाद को लेकर आपने कहा कि बीजेपी हमेशा से खिलाफ रही है परिवारवाद के, वंशवाद के, ऐसे में जो आप लोगों के अलग अलग राज्यों में सहयोगी दल हैं वो भी तो वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं, आप लोग उनको क्यों मना नहीं करते? क्या सिर्फ बीजेपी के अंदर खाने में वंशवाद मना है? देखिए, ये राजनीति है, लोकतंत्र में जो है राजनीति है और हमारे साथ जो लोग भी हैं वंशवाद करने वाले इस समय जो है हमारे साथ कहाँ बचे हैं? कहीं नहीं बचे हैं। बाकी जगहों पर लोग हैं, वो लोग अपना कर रहे हैं तो उसका फल उनको मिलेगा, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे बाहर रहे। तो जनता धीरे धीरे समझ रही है कि किस तरीके से एक वटवृक्ष है, उसके नीचे आज बताइए गांधी परिवार है, गांधी परिवार हटा दिया जाए, चाह के भी लोग नहीं हटा सकते। एक अध्यक्ष नहीं मिल रहा उनको, 2 से 3 साल हो गए, आज अध्यक्ष की कमी उनको खल रही है। एक अध्यक्ष जो नहीं दे पा रहा, वंश बेल फैली हुई है, प्रियंका जी तो ये वो रॉबर्ट वाड्रा और सब लोग उसी में लगे हुए हैं। तो आज वंशवाद जो है हिंदुस्तान को दीमक की तरह खा रहा है, क्योंकि इसमें जो एक भ्रष्टाचार का जो फुट हो जाता है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं देखना चाहती है। और इसीलिए अपने यहाँ हम लोग इस चीज का सफाया करते हैं कि हमारे यहाँ एक आम नागरिक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का लड़का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। आपको उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे थे राजनाथ सिंह जी, आज रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं। उनके बेटे 2 बार से उत्तर प्रदेश में विधायक चुने जा रहे हैं और बहुत पहले से उनका काम करने का है, लेकिन मंत्री नहीं है, काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजों में, और मतलब मैं कहना चाहूंगा एक उदाहरण ये था, इस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी वंशवाद के खिलाफ है। देखिए, उदाहरण तो बहुत है और आपके सहयोगी दल में फिलहाल कई ऐसे नाम सामने आते हैं जो वंशवाद या परिवारवाद की जो स्थिति है उसे यहाँ पर बरकरार रख रहे हैं, चाहे रामविलास पासवान का जिक्र करें या अपना दल का जिक्र करें, और भी कई ऐसे सहयोगी दल हैं जिनके नाम सामने आते हैं। ऐसे में इंदुकांत जी, एक बार फिर आपका रुख करूंगी वंशवाद को लेकर। क्या वंशवाद को भुनाने में बीजेपी हैदराबाद में साकार होती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल, आप देखिए अभी महाराष्ट्र में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, अगर आप उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे भी जो भाजपा ने एक्शन लिया उसको जस्टिफाई करने का सबसे बड़ा आधार क्या है? वहां वंशवाद का विरोध किया उन्होंने एक शिव सैनिक को ही मुख्यमंत्री बनाया जी। तो कई लोग सवाल भी उठा रहे थे कि भाई क्या दिक्कत थी उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करने में, लेकिन चूंकि वहां पे भी बाप बेटे ही पूरी राजनीति को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो भाजपा ने एक बड़े तरीके से, अभी राष्ट्रीय राजनीति को उन्होंने बात कही नहीं कहीं पे, लेकिन वास्तव में उन्होंने उस बाप बेटे को ही किनारे करने का रास्ता कर लिया वहां पे। इसी तरह से आज देखिए, आज जैसे ही हैदराबाद एयरपोर्ट पे अभी 3:26 पर प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कोई, उन्होंने कहा लैंडेड इन द डायनामिक सिटी ऑफ हैदराबाद टू टेक पार्ट इन द बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव।
अब जब 3:30 बजे उन्होंने लैंड किया तो आप देखें वहां पे रिसीव करने के लिए चंद्रशेखर राव नहीं पहुंचे। इसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया। देखिए राजनीतिक हमला शुरू हो गया कि चंद्रशेखर राव छिप सकते हैं लेकिन उनकी सरकार के करप्शन, उनका करप्शन, उनके परिवार का करप्शन नहीं छिपाया जा सकता है। तो सीधा हमला वहां के जो वंशवाद के वट वृक्ष हैं केसीआर, उनके ऊपर है। सीधा टारगेट उनका है। जो अभी शाहिद साहब कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने लगातार यहाँ पे, अभी आप देख रहे होंगे पिछले लगभग 1-1.5 साल से खास तौर पे उन्होंने ये कहना शुरू किया है कि परिवारवाद की राजनीति का विरोध कर दिया। और आप देखेंगे कि उनके साथ परिवारवाद की राजनीति करने वाले एक प्रमुख घटक जो अकाली दल थे, उनसे भी उन्होंने वास्ता अपना दूर कर लिया, चाहे किसी भी कारण से। और चुनाव हुए पंजाब के तो उनको साथ नहीं लिया। तो आज देखें कि उनके साथ जितने लोग हैं उनमें परिवारवाद की बात करने वाले अपने साथ भी इन्होंने जितना कोशिश किया है मिनिमाइज किया है और अपने यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए लोकतंत्र के लिए मेरा मानना है ऋतु जी कि परिवारवाद की राजनीति, अपने क्षेत्र की राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं हो। जी बिल्कुल, और ये खत्म होनी चाहिए क्योंकि लगातार इस चीज को देखा जा रहा है किस तरह से बढ़ावा यहाँ पर तमाम दल भी देते हुए नजर आ रहे हैं। समय की कमी है, आप दोनों हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो हैदराबाद का तेलंगाना फिलहाल बीजेपी के लिए यहाँ पर मुख्य केंद्र बना हुआ है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। ऐसे में हालांकि तमाम सवाल उठते हैं, क्या सिर्फ 2024 ही यहाँ की रणनीति है या ओवैसी के गढ़ कहे जाने वाले यहाँ पर क्षेत्र में किसी भी तरह से कमल खिलता हुआ नजर आएगा, वो भी राष्ट्रवाद का, क्योंकि ये सब तब हो रहा है जब पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम और तमाम तरह की हिंसात्मक घटनाएं सामने आ रही है और एक तरफ ओवैसी की तरफ से लगातार हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। और अंत में सवाल यही, क्या बीजेपी दक्षिण में कर्नाटक के बाद अब हैदराबाद में किसी भी तरह से कमल का फूल खिला पाती है या नहीं? हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।